Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So we are discussing hypopharynx. अब हाइपोफेरिंग्स की एनाटमी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया. अभी बात करनी है उसके ट्यूमर्स की, वहाँ क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं. सो हाइपोफेरिंग्स की लोकेशन कहाँ है? इट बिगिनस फ्रॉम द लेवल ऑफ द हायोइड बोन और एक्सटेंड करता है ये क्रीकोड कार्टिलेज के लेवल पर. इसके एंटीरियरली क्या पड़ा होता है? लैरिंक्स, और इसके पोस्टीरियरली वर्टिब्रा होते हैं C3, 4, 5 अप टू C6, और ये नीचे कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ ईसोफेगस. ठीक है, तो ये वाला सारा रीजन हमारा क्या है? ये जो येलो से मैंने लाइन किया है, दिस इज हाइपोफेरिंक्स, लाइन एंटीरियरली बाय लैरिंग्स, पोस्टीरियरली वर्टिब्रा है, इंफीरियरली ईसोफेगस है, और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ओरोफेरिंक्स. ठीक हो गया, ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स, ये सब चीज़ें. तो हाइपोफेरिंक्स के अंदर ना ये खत्म कहाँ होता है? क्रीकोइड कार्टिलेज के लेवल. यहाँ पे लैरिंग्स है ना, इसके अंदर एक क्रीकोइड कार्टिलेज होती है, तो उसके लेवल पर आके ये खत्म होता है. अब फेरिंग्स के अंदर ना 3 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कि उसकी पैथोलॉजीज कहाँ कहाँ हो सकती है. पहली बात तो ये कि ये क्रीकोइड कार्टिलेज ने इसके पीछे वाला जो रीजन है इसे पोस्ट क्रीकोइड रीजन कहते हैं. यहाँ पर कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है. ठीक है, और दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा इन हाइपोफेरिंग्स, और ये आपके पेपर के हिसाब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट क्रीकोइड कार्सिनोमा. इसके अलावा ये फेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल है, तो पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल के अंदर भी कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है. और लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स की लैटरली आप इमेजिन करो अलग व्यू से, यानी लैरिंग्स आप सामने से देखो, उसके लैटरली और पोस्टीरियरली एक साइनस होता है, एक फोसा होता है, इसे पेरिफॉर्म साइनस कहते हैं. वहाँ पर भी कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है. तो 3 रीजन में हाइपोफेरिंग्स में कार्सिनोमा डेवलप होता है. कार्सिनोमा पोस्ट्रिकोइड रीजन का, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल का, एंड पेरिफॉर्म साइनस. मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स और क्लिनिकली भी, क्योंकि ये सब ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ पोस्ट क्रीकोइड कार्सिनोमा. पहले इसको देखते हैं, इसकी लोकेशन आपको समझ आ गई कि क्रीकोइड कार्टिलेज के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है उसमें कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है. ये इसके बेसिकली बहुत कॉमन कार्सिनोमा. ये इसका मेन कॉज एक क्या है? इसका रिलेशन एक सिंड्रोम से बताया जाता है, पीटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम या प्लमर विंसन सिंड्रोम. बेसिकली ये ऐसा सिंड्रोम होता है, मोस्टली फीमेल्स के अंदर होता है. उनके अंदर क्या होती है कि ईसोफेजियल वेब्स बन जाती हैं. इसके अंदर ना ट्राइएड एक होती है. ट्राइएड मतलब 3 चीज़ें होती हैं. ईसोफेजियल वेब्स बन जाते हैं. अब जब ईसोफेगस के अंदर वेब्स बन जाते हैं, पोस्ट क्रीकोइड रीजन के अंदर वेब्स बन जाते हैं, तो पेशेंट जो है उसको डिस्फेजिया होगा, वो खाना नहीं खा पाएगा. ठीक है, फूड इनटेक उसका नहीं होगा. जब फूड इनटेक नहीं होगा, डिस्फेजिया होगा, तो उसको डेफिशिएंसीज होंगी. तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है. तो प्लमर विंसन सिंड्रोम में होता कि इसके अंदर एक ट्राइएड होता है. पहला क्या होता है? ईसोफेजियल वेब्स होती हैं, नंबर 1. ये ईसोफेजिया पोस्ट क्रीकोइड रीजन में वेब्स होती हैं. दूसरे नंबर पे क्या होता है? दूसरे नंबर पे जब वेब बन जाएगी तो ऑब्वियसली वो स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो डिस्फेजिया हो जाएगा. और थर्ड नंबर पे डिस्फेजिया की वजह से आयरन डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा. अब ये है प्लमर विंसन सिंड्रोम. ठीक है, ट्राइएड आपने याद रखना है, ईसोफेजियल वेब्स, नंबर 2 डिस्फेजिया, एंड देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अब उसने कहा है कि जिन लोगों में प्लमर विंसेंट सिंड्रोम होता है उनके अंदर चांसेस होते हैं कि उनको 30% पेशेंट्स के अंदर उनके अंदर ये पोस्ट क्रीकोइड कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो प्लमर विंसेंट सिंड्रोम अलग चीज़ है, उसमें क्या डिस्फेजिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और ईसोफेजियल वेब्स है. अब जिन फीमेल्स के अंदर प्लमर विंसेंट सिंड्रोम है 30% चांसेस है कि उसके अंदर ये वाला कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है. ठीक है, वो पेशेंट्स इसकी वजह से ज़्यादा एक्सपोज पे, दे आर एट द रिस्क फैक्टर फॉर दिस कार्सिनोमा. सो 30% सबसे पहले तो ये कार्सिनोमा कॉमन है, जितने भी हमारे लेरिंग्स फेरिंग्स की मेलिग्नेंसी में 30% यही वाला कार्सिनोमा है. फिर उसने कहा है कि जिन लोगों को पीटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम होता है, वो होता है एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया, डिस्फेजिया होता है, ईसोफेजियल वेब्स होते हैं, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लाइक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया उनके अंदर डेवलप हो रहा होता है. और जिनके अंदर ये चीज़ें हो जाएं, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है जो ये पोस्ट क्रीकोइड कार्सिनोमा डेवलप करता है. ठीक है, तो ये आपने बात नहीं भूलनी, ये इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद स्प्रेड की बात करो तो स्प्रेड तो बाद में देखिए, पहले ये इसकी लीजन टाइप कैसी होती है? मोस्टली अल्सरेटिव टाइप, यानी अल्सर टाइप लीजन होती है. अल्सर आपको पता है ना, म्यूकोजा के अंदर गैप आता है, तो ये म्यूकोजल वॉल डिसरप्ट हुई होती है, डैमेज हुई होती है, वहाँ उस तरह का लीजन्स नज़र आती हैं, वो कार्सिनोमा में डेवलप करती हैं. ठीक है, फिर इसका स्प्रेड अगर आप लोकल की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये इसके आगे क्या पड़ी हुई क्रीकोइड कार्टिलेज, जिसका नाम ही क्या है, पोस्ट क्रीकोइड रीजन. तो ये एंटीरियरली अगर स्प्रेड करेगा तो ये क्रीकोइड कार्टिलेज को कवर करेगा. क्रीकोइड के ऊपर एरिटिनोइड्स पड़े होते हैं, उसको कवर करेगा. नीचे जाएगा तो नीचे ईसोफेगस है, उसमें जा सकता है. यहाँ क्रीकोइड होता है और क्रीकोइड के ऊपर एरिटिनोइड होता है, तो उनके दरमियान जो जॉइंट होगा क्रीको एरिटिनोइड जॉइंट्स, तो उसको भी कर सकता है. और
चूँकि क्रिकोइड भी एक रिंग फॉर्म में होती है, तो कार्सिनोमा भी एन्युलर फैशन में स्प्रेड कर रहा होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपने इसके अंदर याद रखना है इसकी लोकेशन। दूसरे नंबर पे आपने ये बात याद रखनी है कि पीटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम जिनके अंदर होता है उनके अंदर ये कॉमन है। और सिंड्रोम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डिस्फेजिया, इसोफेजियल वेब्स और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो चीज़ होती है। स्प्रेड इसका कैसे होता है, पहले तो ये लीजन की टाइप के अल्सर्स बनते हैं। ठीक है, वो उस तरह के एक्सफोलिएटिव ट्यूमर नहीं, अल्सर्स मोस्टली इसमें बन रहे होते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो होता है स्प्रेड इसका कैसे होता है, एनुलर फैशन में होता है। डिस्फेजिया तो वो सब कुछ ठीक है। इसका स्प्रेड कैसे होगा, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड स्प्रेड होगा तो ईसोफेगस में जाएगा, अगर आगे की तरफ आएगा तो लैरिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, आगे इसके लैरिंग्स पड़ा है, लैरिंग्स में किस चीज़ को इन्वेट करेगा, ये एरिटिनॉइड्स को, क्रिकोएरिटिनॉइड जॉइंट को, वहाँ पर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, इस सारे रीजन्स को इन्वॉल्व कर लेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें उसकी लिम्फ नोड्स की, तो ये हाइपोफेरिंक्स की ये वाले रीजन के, पोस्ट क्रिकोइड रीजन के लिम्फ नोड्स होते हैं पैराट्रेकियल। ट्रेकिया के जो साइड्स पर लिम्फ नोड पड़े होते हैं ना, ये वो वाले लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन कर रहा होता है। तो लिम्फेटिक स्प्रेड इज थ्रू पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स, और दोनों तरफ के यानी राइट लेफ्ट दोनों लिम्फ नोड्स में होता है। क्लिनिकली आपको ये पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स फील नहीं होते, बट स्टिल लिम्फेटिक स्प्रेड उसके अंदर हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली व्हाट इज़ द कार्सिनोमा पोस्ट क्रिकोइड रीजन। इट इज़ द कार्सिनोमा जो कि पोस्ट क्रिकोइड रीजन में होता है। एज ऑब्वियस पोस्ट क्रिकोइड रीजन क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज के पीछे हाइपोफेरिंक्स का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर पीटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम जिनके अंदर होता है उनके अंदर ये कार्सिनोमा डेवलप होता है। फिर ये इसकी आपको स्प्रेड थोड़ा सा बता दें। क्लिनिकल फीचर्स आपको थोड़ा सा अंदाज़ा है कि पहले ही फीमेल है, 30s में होगी, शायद उसको पीटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम भी हो, डिस्फेजिया होगा बहुत ज़्यादा। देखो ये फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस है। अगर फेरिंग्स के अंदर कार्सिनोमा बन गया तो ऑब्वियसली वो फूड नहीं खा पाएगा, फूड ऊपर की तरफ जाएगा, डिस्फेजिया उसको होना शुरू हो जाएगा। और डिस्फेजिया प्रोग्रेसिव होगा, जैसे जैसे ट्यूमर का साइज़ ग्रो करेगा वैसे वैसे डिस्फेजिया बढ़ता जाएगा। अब लेट्स से एक डायग्राम आप देखो कि फेरिंग से गुजर के खाने नहीं जाना है, ये फेरिंग से और नीचे लैरिंग से। ठीक है, अब फेरिंग में ट्यूमर इतना था वो थोड़ा खा रही थी, उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा और डिस्फेजिया उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता जाएगा। एट टाइम अगर ये सारा कवर कर लेगा तो हमें फेरिंग्स को निकालना पड़ेगा, और स्प्रेड जितना होगा उस हिसाब से लैरिंग्स, ईसोफेगस, हर चीज़ों को हम निकालेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इसका मेन यही है कि फ़ीमेल होगी, एज उसकी 20 से 30 साल के दरमियान होगी। ठीक, यंग फीमेल है, ये आप देख लो। 50 नॉर्मली कार्सिनोमा आप 50-60 में कह रहे हो, इसमें यंग फीमेल है, 20-30 उसकी एज है, फीमेल है, और उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये चीज़ होगी। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा। ठीक, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, शुरू में खाया जाता था अब बिल्कुल ही ख़राब हो गया, प्रेजेंटिंग सिम्टम है। साथ उसको मैल न्यूट्रिशन है, क्योंकि खाया नहीं ना जा रहा है। जब बंदे को डिस्फेजिया है तो वो खा ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली उसका वजन भी कम होगा, उसको मैल न्यूट्रिशन भी होना शुरू हो जाएगी। और चूँकि यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी हमने देखा था पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से वॉइस चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन मेन क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, फीमेल के अंदर होगा, यंग फीमेल 20-30 साल की उम्र होगी, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होगा। जब डिस्फेजिया होगा ना वो कुछ खाएगी तो उसका वेट लॉस होगा, उसको मैल न्यूट्रिशन होगी। तो ये हो गया आपकी हिस्ट्री पे के पॉइंट्स। अब एग्जामिनेशन की बात करो तो एग्जामिनेशन में ना आप कभी लैरिंग्स को मूव करो ना, जो थायराइड कार्टिलेज आपको फील होती है, सामने से किसी बंदे का गला देखो तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना उसको मूव करो ना, लैरिंग्स फील करके उसको मूव करो तो आपको एक क्रेपिटस फील होता है। तो वेन एवर द लैरिंग्स इज मूव अगेंस्ट द सर्वाइकल वर्टिब्रा, जब भी ये आगे से लैरिंग्स पीछे वर्टिब्रा पड़े होते हैं ना, आप लैरिंग्स को, ये वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, हाउ टू फील लैरिंजियल क्रेपिटस, ये बहुत ईजी बात है। तो जब भी आप लैरिंग्स को मूव करते हो ना तो वो आपको एक फील होता है क्रेपिटस। ठीक है, नॉर्मली पेशेंट्स में होता है। जब भी आप एग्जामिनेशन करेंगे अपने प्रॉफ के लिए, उसकी तैयारी करेंगे, तो आपको पता होगा कि क्या उसका सिस्टम होता है। तो जब भी लैरिंग्स को फुल फील करें तो क्रेपिटस फील होता है। अब यहाँ पर आगे बीच में एक ट्यूमर, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्रेपिटस आपको फील नहीं होगा। सो लैरिंजियल क्रेपिटस फेल्ट नॉर्मली विल बी लोस्ट। क्यों लोस्ट हो रहा है, देखो लैरिंग्स है, हम इस ये लैरिंग्स है, एक मिनट, दिस इज़ अ लैरिंग्स, ये वर्टिब्रा है, ठीक है, उसके क्लोज है, और बीच में हमारा क्या पड़ा हुआ है, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है। इसको हम रेड से ड्रॉ कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये फेरिंग, सो दिस इज़ लैरिंग्स, दिस इज़ फेरिंग्स एंड दिस इज़ वर्टिब्रा। नॉर्मली क्या होता है कि फेरिंग्स इतना कोई मतलब छोटा सा ही होता है, तो जब हम लैरिंग्स को आगे से मूव करते हैं वो वर्टिब्रा के अगेंस्ट रब करता है और हमें एक फीलिंग आती है। ठीक है, वो फीलिंग को हम कह देते हैं लैरिंजियल क्रेपिटस। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक ट्यूमर बन जाए बड़ा सारा तो वो लैरिंजियल क्रेपिटस नहीं होगा, क्योंकि लैरिंग्स अब रब ही नहीं हो रहा वर्टिब्रा के अगेंस्ट, तो इसीलिए लैरिंजियल क्रेपिटस विल बी लोस्ट। वो नॉर्मली क्यों होता है, बिकॉज व्हेन लैरिंग्स रब अगेंस्ट द सर्वाइकल वर्टिब्रा, बट अब नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर इन फेरिंग्स, तो वो लोस्ट हो जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके अलावा एग्जामिनेशन में यही बात है कि आपको वो जो है ना
लेरिंजियल कैपिटस लोस्ट हो जाएगा। बाकी सारे एक प्रॉपर फाइंडिंग्स दी वो नॉर्मल सी है। आइडियल आपने पढ़ा होगा जब आप एग्जामिनेशन करेंगे ना थ्रोट की, तो आप ये सारी बातें पढ़ेंगे, लेरिंजियल कैपिटस आइडियल। आइडियल क्या होता है? इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये पेशेंट का मुंह है, लेट्स से ये नोज़ मैंने बनाने की कोशिश की मुंह, तो हमने लैरिंग्स देखना है, तो हम क्या करते हैं कि एक मिरर उसके मुंह में डालते हैं और मिरर की साइड नीचे की तरफ होती है, तो हम बाहर से मिरर के थ्रू लैरिंग्स को व्यू कर रहे होते हैं और पीछे से फेरिंग्स को व्यू कर रहे होते हैं। तो उसने ये कहा है कि हाइपोफेरिंग्स का कार्सिनोमा आमतौर पे हमें मिरर पे इतनी प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होता, वो काफ़ी नीचे होता है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत एडीमा और अगर लैरिंग्स के अंदर कुछ आ गया तो हमें वो चीज़ें थोड़ी बहुत दिख सकती हैं आइडियल के ऊपर। मेनली जो है आपकी जो एग्जामिनेशन की बात है वो सिर्फ और सिर्फ लेरिंजियल कैपिटस की है, ठीक है। लेरिंजियल कैपिटस ने लोस्ट हो जाना है। फिर उसने कहा कि पोस्ट की कोई ग्रोथ आइडियल पे इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में, यानी मिरर डाल के आप मुंह में देखो तो आपको नहीं दिख रही होती, फिर भी थोड़ा बहुत एडीमा और एरिदीमा आपको फील हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिख रही क्योंकि हाइपोफेरिंक्स काफ़ी नीचे है ना। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे? एग्जामिनेशन तो बस आपने कर ली, उसका देख लिया कैपिटस नहीं है, आइडियल पे आपको कुछ खास पता नहीं चला, बस एडीमा एरिदीमा इस तरह की चीज़ें नजर आई। इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे लैटरल सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ ऑफ नेक, एक्सरे कराएंगे एक्स लैटरल व्यू का नेक का। वहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि प्री वर्टिब्रल शेडो भरा हुआ है, यानी कि ये वर्टिब्रा है ना और ये आगे लैरिंग्स है, तो आमतौर पे वर्टिब्रा का शेडो थोड़ा सा ही होता है एक्सरे पर, लेकिन आपको क्या नजर आएगा एक्सरे के ऊपर कि वर्टिब्रा के आगे काफ़ी एक शेडो है, तो उसका क्या मतलब है कि वर्टिब्रा के आगे एक मैस पड़ा हुआ है, तो ये मैस इंडिकेटिव है पोस्टीरियर कार्सिनोमा का। तो एक्सरे पे आपको क्या नजर आएगा? एक्सरे लैटरल व्यू में प्री वर्टिब्रल शेडो, यानी वर्टिब्रा के आगे जो हाइपोफेरिंक्स है उसके अंदर थोड़ा शेडो मैस ज़्यादा होगा, वो मैस को इंडिकेट करेगा। सो लैटरल सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ पे आपको प्री वर्टिब्रल शेडो ज़्यादा मिलेगा। बेरियम स्वेलो आप करा के ज़्यादा आपको क्लियरली एक्सरे पे पता चलेगा। बेरियम स्वेलोस को इनहेल करा के फिर हम एक्सरे कराएंगे तो फिर आपको प्रॉपर्ली पता चल, इनहेल सॉरी स्वेलो कराकर बेरियम को, तो फिर आप प्रॉपर्ली अच्छा वाला एक्सरे दिख जाएगा। उसमें आपको क्या पता चलेगा कि वर्टिब्रा के आगे थोड़ा जो खाली होना चाहिए था वहाँ पर आपको थोड़ा मैस नज़र आ रहा है। इसके अलावा सीटी एमआरआई, अगर आपने सर्जरी प्लान करनी है तो ऑब्वियसली आप सीटी स्कैन और एमआरआई कराएंगे, ये देखने के लिए कि लैरिंग्स इन्वॉल्व तो नहीं है, पीछे से ईसोफेगस तो नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि हमने सर्जरी से ट्यूमर, तो ये कार्सिनोमा है, ये कोई बिनाइन ट्यूमर नहीं है, तो हमने सारा ट्यूमर निकालना है इसके अंदर। तो सीटी एमआरआई कराएंगे और एंडोस्कोपी भी करेंगे, एंडोस्कोपी कैमरा डाल के देख लेंगे, बायोप्सी लेने के लिए एंडोस्कोपी हम करेंगे, तो ये सब कुछ करके हम उसकी फिर सर्जरी प्लान करेंगे जो कि इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। तो अभी तक हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कार्सिनोमा पोस्टक्रिकोइड रीजन। लाइक आई डोंट नो रिटन का तो पता नहीं, लेकिन वाइवस वगैरह में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो ये पीटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम का एक इटियोलॉजिकल फैक्टर है। पेशेंट्स को डिस्फेजिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। स्प्रेड इसका पहले तो ये अल्सरेटिव टाइप ऑफ रीजन, स्प्रेड इसका आगे लैरिंग्स की तरफ होता है और नीचे ईसोफेगस में होता है। अगर आप नोड्स की बात करो तो पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में होता है। क्लिनिकल फीचर्स मेन ये है कि फीमेल है, 20-30 साल की, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करेगी और जैसे जैसे उसको डिस्फेजिया है, ना खाएगी ना पिएगी, तो वजन कम होगा, मैलन्यूट्रिशन होगी। एग्जामिनेशन के अंदर लेरिंजियल कैपिटस एब्सेंट हो जाएगा। पोस्ट क्रिकोइड ग्रोथ और एज सच इतनी ज़्यादा प्रॉपर एग्जामिनेशन के पॉइंट्स कोई खास नहीं है, बस ये है कि कैपिटस एब्सेंट होगा और एडीमा वगैरह आपको नजर आएगा। इन्वेस्टिगेशंस में 4 पॉइंट्स याद रखने। पहला पॉइंट क्या है कि लैटरल सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ, यानी कि एक्सरे हमने कराना है नेक का साइड व्यू से, उसका बेरियम स्वेलो के साथ, ये याद रखें। बेरियम स्वेलो से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। एक्सरे पे क्या पता लगेगा कि प्री वर्टिब्रल शेडो, यानी वर्टिब्रा के आगे एक मैस पड़ा हुआ है, उसकी वजह से शेडो जो है वर्टिब्रा का वो ज़्यादा नजर आएगा। वर्टिब्रा के आगे इस वाइट होना चाहिए था, लेकिन हमें ब्लैक ब्लैक शेडो नजर आएगा उस मैस की वजह से। फिर उसके बाद सीटी एमआरआई कराएंगे, ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ को देखने के लिए। एंडोस्कोपी करेंगे बायोप्सी के लिए। ये आप बुक से भी आप देख लें, बुक पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है वही बात है। डायग्नोसिस के अंदर पहले तो आपने हिस्ट्री होगी ना, हिस्ट्री में आपकी फ़ीमेल की एज आ जाएगी, फीमेल है, उसकी एज है, उसका प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया है, मैं वो सारी चीज़ें हिस्ट्री में आएंगी। फिर आप एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करें, तो इसी तरह आपका डायग्नोसिस बनता है। तो डायग्नोसिस में उन्होंने यही बात लिखी है कि पोस्ट की कोई ग्रोथ नॉट विजिबल एंड आइडियल, आप एडीमा और एरिदीमा थोड़ा बहुत नज़र आ सकता है। लेरिंजियल कैपिटस जो है वो लोस्ट हो जाएगा। फिर अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो लैटरल सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ ऑफ नेक, प्री वर्टिब्रल शेडो इंक्रीज होगा। बेरियम स्वेलो कराना है आपने लाजमी, ये जितने भी ये ईसोफेगस फेरिंग्स के सारे मसले हैं इसमें बेरियम स्वेलो लाजमी कराना है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं ना आ रहा तो बेरियम स्वेलो और एक्सरे लिख दें तो वो हो जाता है। सीटी एमआरआई कराएंगे, सीटी एमआरआई भी नेक का कराना है और ये सीटी विद कॉन्ट्रास्ट ही करवाएंगे हम, ठीक है। आपने कहना है कि सीटी एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट ऑफ नेक, और इसके अंदर हमने देखना क्या है कि उसकी कितना एक्सटेंड हो गया, और एंडोस्कोपी कराएंगे हम। ट्रीटमेंट
अब चूँकि ये फेरिंग्स के अंदर है, लैरिंग्स में स्प्रेड वगैरह कर जाता है, इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है, अच्छा नहीं होता और इसके अंदर आपको रेडियोथेरेपी भी देनी होती है और सर्जरी कहना मेन स्टे है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रेडियोथेरेपी पहले देते हैं, कुछ लोग सर्जरी को प्रेफर करते हैं। अब सर्जरी क्या करें हम? ये है फेरिंग्स, उसके आगे पड़ा हुआ है लैरिंग्स, पीछे है वर्टिब्रा और नीचे क्या है? ये ईसोफेगस है, ठीक है? ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। कार्सिनोमा यहाँ से शुरू हुआ, आगे की तरफ स्प्रेड कर गया एक पेशेंट के अंदर, नीचे भी आ गया, ये सारा स्प्रेड हो गया। तो आपने इसमें क्या सर्जरी परफॉर्म करेंगे? इसमें हम फेरिंग्स को भी रिमूव कर देते हैं, लैरिंग्स को भी और स्टमक को भी, और नीचे से कोलन को पुल अप करके ऊपर के साथ कनेक्ट कर देते हैं ओरल कैविटी के साथ। तो इतनी बड़ी सर्जरी होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होता है पेशेंट के अंदर। तो इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, ऐसा हो सकता है कि हम फेरिंग्स और ईसोफेगस दोनों को निकाल देंगे, कभी कभार हमें लेरिंगो फेरिंगो ईसोफेजेक्टमी करनी पड़ती है, यानी लैरिंग्स फेरिंग्स ईसोफेगस तीनों निकाल देते हैं और स्टमक को पुल अप कर देते हैं। और इसी तरह फेरिंगो ईसोफेजियल सेगमेंट भी कभी कभार हमें वो निकाल देते हैं। तो ये बेसिक सर्जरी का जो नाम है वो ये है, लेरिंगो फेरिंगो ईसोफेजेक्टमी। लैरिंग्स, उसके पीछे फेरिंग्स और उसके नीचे ईसोफेगस, ये तीनों को आपने निकाल देना है और नीचे से स्टमक को पुल अप करके और कोलन सेगमेंट और उसको सारा कनेक्शन बिल्डअप करना है। तो ये आपकी मेन सर्जरी है और इतना ये कोई कि अच्छा नहीं है कि आप सर्जरी के बाद भी पेशेंट का सर्वाइवल रेट रो सब और सारी रेडियोथेरेपी भी करनी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट क्रिकोइड कार्सिनोमा। इसके अलावा जो फेरिंग्स हाइपोफेरिंग्स से 2 कार्सिनोमास और करने, लेकिन वो बस ओवरव्यू के लिए करने, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।